In this video lecture, we will learn about the French Revolution, class 9th history, and the topic 1.3, a growing middle class, envisage and the end of privileges. तो envisage का मतलब होता है कि imagine करना. तो यहाँ पे क्या हुआ कि मिडिल क्लास जो है ग्रो किया था और उनकी कुछ इमेजिनेशन थी कि प्रिविलेजेस को एंड कर दिया जाए. देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि वहाँ पे टैक्स इंक्रीज हो रहा था, उसके बाद है ना फूड स्कार्सिटी हुई थी. तो इन सब को देखते हुए यहाँ पे रिवॉल्ट शुरू हो गया था और लोगों ने रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया था. लेकिन अगर कोई लोग जो पुअर सेक्शन के होते हैं तो उनके पास ज़्यादा मीन्स नहीं होता है, तो उनके पास बहुत फुल स्केल मेजर्स नहीं था, उनके पास बहुत कुछ ही सामान था, तो वो ज़्यादा सोसाइटी में रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक ऑर्डर में चेंजेस नहीं ला सकते थे. तो अब क्या बात हुई कि ये लोग अब मिडिल मतलब पहले सोसाइटी दो ही पार्ट में डिवाइडेड था. हाँ, थर्ड 3 पार्ट थी, लेकिन 2 पार्ट थी मेन, जैसे कि नॉबिलिटी और कैलर्जी अमीर में आते थे और थर्ड स्टेट जो था जिसमें पीजन वगैरह थे वो गरीब में आते थे. लेकिन अब 18वीं सेंचुरी में क्या होता है कि यहाँ पे एक थर्ड पार्टी निकल के आता है, मतलब थर्ड ग्रुप का ग्रो होता है, जैसे कि जिसका नाम है मिडिल क्लास. और ये मिडिल क्लास जो थे वो एजुकेटिव पीपल जो कि न्यू आइडिया के साथ आए थे. ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 18वीं सेंचुरी में क्या हुआ कि इमर्जेंस ऑफ न्यू सोशल ग्रुप, जिसको हम लोग कैसे क्वाइंड किए, किस टर्म से उसको क्वाइंड किए, मिडिल क्लास से. ये जो मिडिल क्लास पीपल थे, इनका जो वेल्थ था वो लोग जो है ना कैसे लाए थे कि मैन्युफैक्चर गुड्स को मैन्युफैक्चर करके, और ये जो मैन्युफैक्चर गुड हुआ करता था ये लोग या तो अपनी कंट्री में बेच दिया करते थे या फिर बाहर जाके जैसे कि सिल्क, टेक्सटाइल, ये सब उनका सामान हुआ करता था, एक्सपोर्ट कर देते थे. इसके साथ साथ इस ग्रुप में जो है लॉयर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स और भी पीपल हुआ करते थे. नाउ इनका क्या बिलीव था? इनका बिलीव था कि सोसाइटी जो है ना डिवीजन हो ऑन द मेरिट, मतलब किसी के पास कोई बर्थ प्रिविलेजेस नहीं होना चाहिए. ये अगर कोई कैलर्जी या नॉबिलिटी में पैदा हुआ तो उसके पास ये नहीं होना चाहिए कि वो जो है ना टैक्स वैक्स नहीं देगा. तो इनका ये मानना था. लेकिन हमारे जो फ्रेंच सोसाइटी था वो ऐसे डिवाइडेड नहीं था, बल्कि ऐसे डिवाइड था कि फर्स्ट 2 ग्रुप जो है उन्हें टैक्स नहीं देना होगा, बल्कि थर्ड जो गरीब लोग हैं उन्हें बस टैक्स देना होगा. तो ये लोग इनके खिलाफ थे और ये लोग इसके अगेंस्ट रिवॉल्यूशन लाते हैं. तो रिवॉल्यूशन लाने में जो कुछ फिलोसोफर थे, सबसे पहले है जेन लॉक और है जेन जैक रोजल. जेन जैक रोजल और जेन लॉक ने कुछ रिफॉर्म्स लाए थे. ये दोनों एक फिलोसोफर हैं और इन लोग का मानना था कि सोसाइटी जो है इक्वल फ्रीडम एंड इक्वल लॉज पे होनी चाहिए. इन दोनों का दो सोसाइटल बेस था, जिसमें एक है फ्रीडम, दूसरा है इक्वल लॉज. नाउ जेन लॉक और जेन लॉक ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, और इसमें उन्होंने एब्सोल्यूट मोनार्क के बारे में बताया कि कैसा होता है और हमें क्या क्या रिफॉर्म्स लाने हैं. उसके बाद रोजियो ने जो है ना एक ऐसा ऑब्जेक्टिव था उनका कि वो कहते थे कि जब गवर्नमेंट बने ना तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए बिटवीन पीपल एंड बिटवीन द गवर्नमेंट. मतलब कि उनके वो जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो ये बोला है कि हाँ मैं ये काम करूँगा तब आप मुझे वोट दीजिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए, डिक्टेटर नहीं होना चाहिए. उसके बाद एक थर्ड फिलोसोफर निकल के आते हैं जिसका नाम है मॉन्टेस्क्यू. मॉन्टेस्क्यू जो फिलोसोफर थे उनका ऑब्जेक्टिव था स्पिरिट ऑफ लॉ, और ये उनकी बुक का भी नाम है. जो स्पिरिट ऑफ लॉ है उसमें उन्होंने बताया था कि वो सोसाइटी को डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में. 3 पार्ट में सबसे पहले एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव. ये हम लोग के सिविक्स का भी पार्ट है, हम लोग पढ़ेंगे सिविक्स में. ओके, तो ये जो रोल था, ये जो मॉडल था, ये उन्होंने लिया था यूएस के गवर्नमेंट से. और यूएसए के बारे में हम लोगों ने अभी पहले पढ़ा था कि अमेरिका को लुई 16 ने हेल्प किया था ब्रिटेन से फ्री होने में. ब्रिटेन वहाँ पे कैप्चर करके था, तो उन्होंने 13 कॉलोनी को हेल्प किया था बचाने के. फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था. तो इसी वहीं का ये मॉडल आया था जब वहाँ इंडिपेंडेंट मिल गया, तो लोगों ने 3 पार्ट में गवर्नमेंट को डिवाइड किया था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में. नाउ अब अमेरिका ने एक और उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ था कि वो लोग बात करते थे राइट ऑफ इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल का राइट होना चाहिए. ठीक है, और ये जो बात थी पॉलिटिकल थिंकर्स को बहुत अच्छी लगती थी, बहुत इम्फेसिस करती थी कि ये बहुत अच्छा चीज़ है. अब हम लोग देखते हैं कि ये सारी चीज़ जो है ये लोग कहाँ पे डिस्कस किया करते थे. तो फिलोसोफर और जो पॉलिटिकल थिंकर थे वो कॉफ़ी हाउसेस में या फिर सलून्स में इन सब के बारे में बात किया करते थे. उसके बाद ये लोग अब न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दिए थे इसके बारे में, फिर बुक्स लिखना शुरू कर दिए थे.
अब लेकिन ये सब चीज़ें तो सही है, लेकिन हमारे थर्ड ग्रुप के जो पीपल थे वो तो इलिटरेट थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनके लिए जो ज़्यादा इम्फेसिस करने वाला चीज़ था वो उनके साथ था कि वो जब है ना स्पीकर बन के बोला करते थे सलून सी में, तो वो ज़्यादा उन लोगों को समझ में आता था, वो लोग ज़्यादा इस बात को समझ पाते थे। तो वो लोग ज़्यादातर सैलून्स और कॉफ़ी हाउस में अपनी बात को रखते थे और इससे बहुत फ़ायदा होता था ना। अब ये लोग, अब इसके बाद क्या होता है कि लुईस 16 ने, ये सब चल रहा है, रिफॉर्म्स चल रहा है अंदर अंदर, अब लुईस 16 ने क्या कर दिया कि एक इम्पोज किया कि टैक्सेस बढ़ाने के लिए। अब ये बात सुनने के बाद तो थर्ड स्टेट के जो लोग थे और जो न्यू मिडिल क्लास थे वो बहुत गुस्सा हो गए और वो लोग सोचने लगे कि अभी तो मतलब कि बस 2 ही ग्रुप को पहले बर्थ प्रिविलेजेस दे दिया गया, बस हम ही लोग को टैक्स देना और टैक्स देना, उसके बाद भी अब टैक्स में भी हायर टैक्स देना होगा और भी टैक्स उसमें इम्पोज कर दिया गया था। तो इससे वो लोग बहुत गुस्सा हो गए थे, बहुत प्रोटेस्ट करने लगे थे। और अब हम लोग आगे देखेंगे कि उन लोगों ने गुस्सा होकर क्या किया, क्या रिफॉर्म्स लाए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।